हेलो बच्चों, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक महासागर और महाद्वीपों का वितरण उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों हम महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक उन सिद्धांतों की बात भी करेंगे जिससे महासागर और महासागरों के वितरण और उनके उत्पत्ति से संबंधित हमें जानकारी देते हैं। तो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है, पहले महाद्वीप प्रवाह, मतलब महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, फिर ये अलग अलग महाद्वीपों का रूप कैसे धारण कर लिया, उसके बारे में ये टॉपिक है। तो इसमें सर्वप्रथम पहला बिंदु लेते हैं, अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें तो इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। यदि बच्चों आपको मानचित्र आपके पास हो तो एक अटलांटिक महासागर को देखिए और अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को देखिए, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, और उसमें आप देखेंगे कि दोनों तटों को यदि अपन किसी मानचित्र के माध्यम से आपस में मिलाते हैं तो काफी सममिति मतलब समानताएं देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है प्राचीन काल में ये दोनों भूखंड एक ही थे, लेकिन बाद में टूट कर क्या हो गए, अलग हो गए। इस कारण से इन दोनों तटों के बीच में समानता देखने को मिलती है। सेकंड बिंदु को देखते हैं, इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिक ने दक्षिण और उत्तरी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है, और अटलांटिक महासागर के पूर्व और पश्चिम दोनों तटों के ऊपर इस समानता को देखते हुए कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन सबको आपस में जोड़कर उसमें समानता को देखना चाहा और उसमें काफी हद तक उन्होंने समानता को देखा। जैसे बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे ये उत्तरी अमेरिका इस तरह बना हुआ है और इस उत्तरी अमेरिका को नीचे ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये क्या है दक्षिण अमेरिका, और ये यूरोप, ये तो ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा इस तरह आया हुआ और ये इस तरह यूरोप का हिस्सा आया हुआ है और इस तरह बना हुआ, और नीचे ये अफ्रीका है, इस तरह अफ्रीका बना हुआ। तो इस उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन चारों क्षेत्रों को अटलांटिक महासागर के माध्यम से जोड़ा गया तो इसमें भी क्या मिले, समानता देखने को मिली। क्यों कि ये तट आपस में आसानी से काफी हद तक आपस में मिल या जुड़ रहे थे। सेकंड बिंदु को देखें, सन 1956 में, कब, सन 1956 में एक डच मानचित्रवेत्ता, एक डच के क्या थे मानचित्रवेत्ता थे, अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका पे एक ही भूभाग के टुकड़े हैं, ये संभावना सर्वप्रथम व्यक्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, अब्राहम। कब किया था उन्होंने, 1956 में बनाए गए मानचित्र के आधार पर उन्होंने ये सोचा और अपने विचार व्यक्त किए। हो सकता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका किसी एक ही भूखंड के क्या है, भाग है। अगले बिंदु की बात करें, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया, फिर बाद में डच जो इब्राहिम भूगोलवेत्ता थे उसके बाद में एक और भी भूगोलवेत्ता आए थे, उसका नाम क्या था, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने भी मानचित्र बनाया। उन्होंने भी क्या बनाया, मानचित्र जिसमें 3 महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया, और उन्होंने 3 महाद्वीप को क्या दिखाया, एक साथ दिखाया गया था। उसमें से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एक साथ, फिर यूरोप और अफ्रीका, इस तरह तीनों महाद्वीप को एक साथ बताकर उन्होंने एक ही भूभाग होने की बात कही थी। अगला बिंदु को देखते हैं, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, याद रख लेना जर्मन के निवासी थे और कैसे थे, मौसमविद मतलब मौसम की जानकारी देने वाले भूगोलवेत्ता। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया, और फिर 1912 के अंदर कौन से भूगोलवेत्ता आए, जर्मन के भूगोलवेत्ता, जिन्होंने मौसम से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी थी। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। इसका मतलब हुआ है कि महाद्वीप स्थिर ना होकर वो क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है वो, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, गमन करता है। यह सिद्धांत उन्होंने कब दिया था, 1912 के अंदर।
फिर बाद में अगले बिंदु की बात करें, वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग के थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया। देखो वेगनर का विचारधारा थी कि हो सकता है कि एक बहुत बड़ा भूखंड था जो बड़े महासागर से चारों ओर क्या हुआ था, घिरा हुआ था। एक बहुत बड़ा भूखंड था जो बड़े महासागर से चारों ओर क्या था, घिरा हुआ था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये हो सकता है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये बड़ा सा भूखंड, और इस चारों ओर से किससे घिरा हुआ था, महासागर से। ये हो गया महासागर और ये हो गया हमारा भूखंड। और जिसे भूखंड को क्या नाम दिया था, पेंजिया। और इस भूखंड को उन्होंने क्या नाम दिया था बच्चों, पेंजिया। क्या दिया था, पेंजिया। तो यह तर्क किसने दिया था, वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने यह तर्क दिया था कि हो सकता है कि एक बड़ा सा भूखंड है जो एक महासागर से चारों घिरा हुआ है, और उस भूखंड को उन्होंने क्या नाम दिया था, पेंजिया। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी, और पेंजिया का अर्थ क्या हुआ बताया उन्होंने, संपूर्ण पृथ्वी। क्या बताया बच्चों, संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है। फिर विशाल महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ जल ही जल है। और जो बच्चों ये महासागर था हिस्सा, इस महासागर वाला हिस्सा को उन्होंने क्या कहा, पैंथालासा। क्या कहा गया, पैंथालासा। और पैंथालासा का अर्थ क्या होता है, जल ही जल, जल ही जल। तो आपको बच्चों वेगनर की बात समझ में आई होगी। उन्होंने क्या कहा था, प्रारंभ के हो सकता है कि एक बहुत बड़ा भूखंड है जो किससे घिरा हुआ हो, महासागर से घिरा हो, और उस भूखंड को उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया। फिर उन्होंने क्या कहा, पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। फिर अगले बिंदु में क्या कहा, जो महासागर है उन्होंने उसको क्या नाम दिया, पैंथालासा। क्या ध्यान नाम दिया, पैंथालासा। और पैंथालासा का अर्थ क्या हुआ, जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन हुआ। और वेगनर के अनुसार आज कितने करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस पेंजिया का क्या हुआ, विभाजन हुआ। पेंजिया का क्या हुआ, विभाजन। अब पेंजिया का विभाजन होने के दो कारण बताए गए। कितने कारण बताए बच्चों, दो कारण। पहला कारण गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा ज्वारीय बल। इन दो बलों के कारण पृथ्वी का जो भूखंड भाग था वो टूटकर क्या हो गया, अलग हो गया, विभाजन हुआ। फिर बाद में अगले बिंदु में क्या कहा, पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंड जैसे लोरेशिया और गोंडवाना में बंटा। और पहले जो पेंजिया था कितने भागों में बटा बच्चों, दो भागों में। कितने भागों में बटा, दो भाग। जैसे ये मैं बना रहा हूं, ये हो गया अपना उत्तर वाला लोरेशिया और दक्षिण वाला गोंडवाना, दक्षिण वाला गोंडवाना, ठीक है। तो पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप पिंड में लोरेशिया और गोंडवाना क्रमश फिर उत्तरी और दक्षिण भूखंड के रूप में विभक्त हो गए। फिर उत्तरी और दक्षिणी भूखंड के अंदर क्या हो गए, विभक्त हो गए। ये हिस्सा उत्तरी हो गया और ये हो गया हिस्सा दक्षिणी। इस तरह ये पेंजिया का विभाजन कितना भागों में हुआ बच्चों, दो। पहला हो गया लोरेशिया, दूसरा हो गया गोंडवाना। फिर अगले बिंदु की बात करें, इसके बाद लोरेशिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गए। और फिर बाद में ये लोरेशिया और गोंडवाना के जो हिस्से थे वो क्या हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में या प्लेटों में बढ़ते गए। और ये छोटे छोटे प्लेट हैं, 6 मुख्य प्लेटों और 20 अन्य छोटी प्लेटों के रूप में विभाजित हुआ, हिस्सों में बढ़ गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। फिर ये आज के क्या हो गए, महाद्वीप के रूप में बने हुए। तो वेगनर के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रारंभ के अंदर एक ही क्या था, भूखंड था जो विशाल महासागर से घिरा हुआ था। और जो भूभाग उन्होंने क्या कहा बच्चों, पेंजिया। क्या कहा था, पेंजिया। और जो पेंजिया के चारों ओर जो महासागर था उसको उन्होंने क्या कहा था, पैंथालासा। क्या कहा था, पैंथालासा। पेंजिया का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी, पैंथालासा का अर्थ जल ही जल। फिर बाद में दो बल हुए, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल के कारण आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी जो भूखंड था पेंजिया उसका क्या हुआ, विभाजन हुआ। और वे दो भागों में बढ़ गए, उत्तरी भाग लोरेशिया कहलाया और दक्षिण भाग गोंडवाना
कहलाए। और फिर बाद में धीरे धीरे ये अनेक छोटे छोटे प्लेटों के अंदर क्या हो गया, विभाजित हो गया और आज के अनेक महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसमें से 6 मुख्य प्लेट बनी और 20 छोटी अन्य प्लेटों का निर्माण हुआ। अब हम इसमें महाद्वीपों की प्रमुख जो 6 प्लेटें बनी उसके नाम लिखते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट। ये मुख्य 6 प्लेटें थी जो हमारे पेंजिया के विभाजन के बाद बनी। इसमें से कुछ सवाल जो बनते हैं वो देखिए बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए महासागरीय प्लेट का उदाहरण कौन सा है, महासागरीय प्लेट का उदाहरण कौन सा है, तो ये उदाहरण किसका है, महासागरीय प्लेट का उदाहरण। महासागरीय प्लेट का उदाहरण है वो कौन सी प्लेट हुई बच्चों, प्रशांत महासागर। कौन सी प्लेट है, प्रशांत महासागर। यदि महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण पूछे, महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण, महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण कौन सा है, यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, क्योंकि एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों से मिलकर बनी, इसलिए महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण माना जाता है। और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का उदाहरण कौन सा है, अफ्रीकन प्लेट। कौन सा है, अफ्रीकन प्लेट। कौन सी हुई, अफ्रीकन प्लेट। यदि आपसे बच्चों पूछ ले मिश्रित प्लेट का उदाहरण है तो वे अफ्रीकन प्लेट, क्योंकि इसमें महाद्वीप और महासागरीय दोनों प्लेटों के क्या पाए गए, गुण पाए गए। और यूरेशियन प्लेट है वो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों एशिया और यूरोप 2 महाद्वीपों से मिलकर बनी है। और फिर अपन प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो महासागर से, पूरी प्रशांत महासागर से बनी हुई है, इसलिए महासागरीय प्लेट का उदाहरण माना जाता है। और इस तरह ये 6 मुख्य प्लेट के बाद 20 गौण और छोटी प्लेटों का भी निर्माण हुआ है, जो इनके बीच में छोटी छोटी प्लेटों के रूप में स्थित है। अब बच्चों अपन लेते हैं नया टॉपिक, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। अब हमारे महाद्वीपीय का विभाजन कैसे हुआ, हमें किस तरह एक दूसरे के अंदर समानता मिलती है और वो समानता किस रूप में दिखाई गई है, तो उन सब से संबंधित कोई प्रमाण है या नहीं है। आज हम उन प्रमाणों को पढ़ेंगे जो उन महाद्वीपों के बीच में कुछ समानता है और बताते हैं कि एक ही भूखंड के क्या है, भाग है। पहला पॉइंट है महाद्वीपों में साम्य, मतलब महाद्वीपों के बीच में क्या समानता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं पहले ये एक ही भूखंड के क्या थे, भाग थे। इसका पहला बिंदु देखते हैं, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखा अद्भुत व टूटी रही साम्य दिखाती है। और यदि अपन दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की यदि दोनों को मानचित्र में बने गए हमारे नक्शे को देखेंगे और या फिर मानचित्र को देखेंगे तो उन दोनों के तटों को आपस में मिलाते हैं तो इस तरह आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं जैसे कि एक ही भूखंड के क्या थे, भाग थे। सन 1964 में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। फिर 1964 के अंदर एक भूगोलविद आया था, उसका नाम क्या था, बुलर्ड, जिन्होंने अपना एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। उस कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक मानचित्र बनाया
जिसमें अटलांटिक तटों को आपस में जोड़ते हुए दिखाया गया कि अटलांटिक तट किस तरह आपस में जुड़ सकता है और किस तरह आपस में जुड़ा हुआ समानता दिखाता है। तो यह कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से किसने बनाया था? वुलर ने सन 1964 में। और तटों की साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ और कंप्यूटर प्रोग्राम से जो मानचित्र बनाया वो लगभग काफी हद तक क्या हुआ? सही सिद्ध साबित हुआ। मतलब इसमें काफी हद तक इसमें समानता देखने को मिली थी बच्चों। अब यदि अपन दूसरा पॉइंट लेते हैं बच्चों, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अब महासागरों के पार मतलब महासागर से पहले जो चट्टानें थी और वर्तमान की जो चट्टानें हैं, किन क्षेत्रों में कैसे चट्टानें, उनसे क्या समानता मिलती है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ढूंढे गए। पहले तो अपन आपको मालूम है चट्टान क्या होती है। तो चट्टान आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों, धरातल के सबसे ऊपरी कठोर परत जो विभिन्न खनिजों से बनी हो उसको अपन क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान। अब इसमें यदि अपन बिंदु देखते हैं, पहला, आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल की निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। और वर्तमान के अंदर एक तकनीकी है जिसमें हम प्राचीन कालों के शैलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो तकनीकी है रेडियोमेट्रिक काल पद्धति, जिसमें महासागर से पहले इस धरातल पर कौन सी चट्टान थी और किस समय ये चट्टान थी, उस समय का अपन क्या कह सकता है? सरलता से उसका निर्धारण या उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि बच्चों अपन सेकंड बिंदु को देखते हैं, 200 करोड़ वर्ष पहले प्राचीन शहर समूह की एक पट्टी ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर समान मिलती। और उन्होंने कहा, क्या कहा? आज से 200 करोड़ वर्ष पहले एक चट्टान की जो समानता है वो वैसे ही चट्टान कहां पर है? ब्राजील में। और वैसे चट्टान कहां है? अफ्रीका। मतलब अफ्रीका और ब्राजील के अंदर एक ही प्रकार के 200 वर्ष पूर्व की चट्टान का मिलना यह साबित करता है कि हो सकता है पहले एक भूखंड थे, इसलिए टूटकर अलग हुए। इसी कारण दोनों भूखंडों पर एक ही आयु वर्ग की क्या पाई गई? चट्टानें पाई गई। देखो, ब्राजील तो पर दक्षिण अमेरिका में है और पश्चिमी अफ्रीका का भाग दोनों आपस में पहले क्या था? जुड़ा हुआ था, जो आपस में मेल खाते हैं। अगला बिंदु, दक्षिण अमेरिका की अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले प्रारंभिक समुद्री निक्षेप जूरासिक काल की है। और फिर अपने देखा दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के दोनों तटों के ऊपर जो पाए गए जो निक्षेप है, दोनों तटों के ऊपर जो निक्षेप है वो एक ही युग के पाए गए। वो कौन से युग के हैं? जूरासिक युग के। इसमें यह पता चलता है कि इस समय पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। इससे यह पता चलता है कि दोनों प्रकार की चट्टानें समान है, वहां के निक्षेप समान है। इससे यह पता चलता है कि बच्चों 200 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर कोई महासागर नहीं था, लेकिन महासागर की उत्पत्ति बाद में हुई और चट्टानों का निर्माण पहले हुआ। और उसके बाद अपन अगला पॉइंट लेते हैं, टिलाइट। टिलाइट वे अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। देखो, टिलाइट क्या है यदि पूछे बच्चा तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, टिलाइट वे अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित हो। मतलब अवसादी शैल वो जो हिमानी या बर्फ की नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बनी हो, उससे अपन क्या कहते हैं? टिलाइट। और अवसादी शैल क्या है? तो उसकी सीधी सी परिभाषा है कि विभिन्न प्रकार के या नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बनी हुई सेल को क्या कहते हैं? अवसादी सेल। और यही अवसादी सेल यदि हिमानी निक्षेपण से बनी हुई हो उससे अपन क्या कहते हैं? टिलाइट। क्या कहते हैं? टिलाइट। अगले बिंदु की बात करें, भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। और भारत के अंदर जो गोंडवाना की श्रेणी जो प्रायद्वीप पठार का भाग है, गोंडवाना की श्रेणी के अंदर कौन सा पठार आता है? प्रायद्वीप पठार का जो भाग है, वैसे की वैसे तलछटों के जो प्रतिरूप हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के कितने स्थलों पर मिलते हैं? 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। कहने की बात है, जिस प्रकार दक्षिण भारत की चट्टानें वैसी की वैसी जो चट्टान है वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 6 ऐसे स्थान है जहां पर देखने को मिलती है। अगले बिंदु, गोंडवाना श्रेणी के आधार तल के घने टिलाइट हैं। और गोंडवाना श्रेणी के अंदर देखते हैं जितनी भी चट्टान है उनके अंदर इस प्रकार के घने टिलाइट देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा टिलाइट हमारे गोंडवाना श्रेणी के युगों की चट्टानों में देखने को मिलते हैं। अगला बिंदु बच्चों, जो विस्तृत और लंबे समय से हिम आवरण और हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। और जो दक्षिणी भारत के अंदर और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो टिलाइट है वो हमें यह बताते हैं कि यहाँ पर पहले कई वर्षों तक या कई वर्षों पहले
यहाँ पर क्या थे, घने बर्फ के चादर थी या बर्फ पाई गई थी, जिसके कारण यहाँ पर टिलाइट की मात्रा क्या है, अधिक है, क्योंकि टिलाइट चट्टान वही पाई जाएगी जहां पर ज्यादा बर्फ पाई जाती है। इसी क्रम के पत्थरों में भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, देखो भारत के अलावा टिलाइट चट्टानें कहां पर पाई जाती, अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी 6 क्षेत्र हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उनके अंदर भी इसी तरह भारत में पाई जाने वाली टिलाइट चट्टानें या गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें उसी तरह यहाँ पर भी देखने को मिलती है। वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, भारत के अलावा कौन सा, अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। अगले बिंदु की बात करें, गोंडवाना श्रेणी के इन तलछटों को यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समान था, और गोंडवाना श्रेणी की जो तलछट है उसके अध्ययन करने से पता चलता है कि इनके इतिहास मतलब इनके जो उत्पत्ति और उससे संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई है उन सब का जो इतिहास है इन सभी 6 स्थलों का लगभग एक ही समान है, क्योंकि इसमें चट्टानों के गुण समान पाए जाने के कारण इनके इतिहास को भी क्या माना गया, एक समान माना गया। हिमालय निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और हिमालय निर्मित जो टिलाइट है उन्होंने जलवायु के जो परिवर्तन है जो पुराने समय में हुआ था और महाद्वीप जो अपने स्थान को परिवर्तन किया है उनके बारे में स्पष्ट प्रमाण देते हैं। और आपको यदि पूछ लिया जाए बच्चों जलवायु क्या है, तो जलवायु की सीधी सी परिभाषा है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, जलवायु परिवर्तन। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 के अंदर। कब दिया था, 1912 के अंदर महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया गया। तो बच्चों इस तरह हमें महाद्वीपों के यदि परमाणु की जरूरत पड़ती है या फिर हमें कौन कौन से महाद्वीपों में समानताएं मिलती हैं, इन महाद्वीप की समानता के लिए कौन से प्रमाण हैं, वो हमने इस वीडियो के अंदर बताए हैं। और हमने देखा कि महाद्वीपों के अंदर साम्यता और टिलाइट और ये जैसे महत्वपूर्ण जो साम्य थे जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि 2 महाद्वीप या अटलांटिक महासागर जाकर के दोनों दिशाएं पश्चिम और पूर्व एक ही समान हैं। इन सभी के आधार पर हमें ये प्रमाण प्रस्तुत हुए हैं। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।